Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is a new session of Journal Science, Solid, Liquid and Gases. ये टॉपिक JKSSB के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। पैट टॉपिक है, सो ध्यान से पढ़ेगा और हर कोई कॉन्सेप्ट जो है समझेगा इसमें। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है ये मैटर का ही पार्ट है। जब हम मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो है मैटर को हम 5 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, 5 कैटेगरीज में: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, इस चैप्टर में हम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें समझनी है। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सॉलिड लें, सॉलिड मतलब जिसकी एक शेप भी होती है, राइट, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल हम एक नमक जो है इस कंटेनर में लें तो ये एक सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल जो है क्लोजली पैक्ड है, लाइक दिस, कोई स्पेस नहीं है उनमें, राइट। सो एक शेप बन रही है। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस होती हैं जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती हैं, राइट, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली अगर आपको भी पूछें तो किस में होंगी ज़्यादा, आप बोलोगे सॉलिड में। क्यों होंगी? क्योंकि सॉलिड की एक शेप बन रही है, राइट, और सॉलिड जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है लेकिन उसकी कोई शेप नहीं है। और लास्ट में गैस। गैस तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है लेकिन दिखता ही नहीं है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। दूसरी चीज़ है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है ये एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल्स में होती है, जो राइज करती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद सॉलिड्स में। ठीक है, चले अब हम इनको एक एक जो है करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तभी तो शेप बनती है। ऑक्यूपाई करते हैं एक फिजिकल पोजीशन, राइट। अगर आपने यहाँ पे एक पत्थर रखा तो ये थोड़ी हिलेगा, ये यहीं पे है। सो एक फिक्स्ड पोजीशन जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं। इनमें होता है इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब आप सॉलिड को और कंप्रेस नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो कंप्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, उससे ज़्यादा वो क्लोजली पैक्ड नहीं हो सकते। तो आप कंप्रेस किस चीज़ को करोगे? ठीक है, सो सॉलिड में क्या है? डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेंसिटी बिल्कुल हाई है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं और ऑक्यूपाई करते हैं ये फिक्स्ड पोजीशन। और इनकम्प्रेसिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन जो होते हैं इसको हम बोलते हैं सॉलिड एलिमेंट्स या ट्रू सॉलिड्स। ठीक है, इसमें सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स आते हैं, सारे कंपाउंड्स आते हैं और इनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, राइट। जो अमॉर्फस होते हैं ये होते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, झूठे सॉलिड्स। ये सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी हो सकते हैं। इनकी एग्जांपल अगर हम ले प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक को जो है प्लास्टिक, रबर, पॉलीमर्स, ये चीज़ें स्ट्रेच होती हैं, ये इन चीज़ों की
उतनी डेफिनेट जो है शेप तो होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी जो है आप तोड़ सकते हैं उसको, राइट। सो क्यों? क्योंकि उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल डेफिनेटली जो है अरेंज नहीं होते हैं, उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। शेप तो बनती है उनकी, लेकिन अरेंजमेंट उतना खास नहीं होता उनमें, ठीक है। सो ये तो हुए अमॉर्फस और क्रिस्टलिन। इसके बाद हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। देखिए गैसियस स्टेट आपको पता है, गैसेस में जो है ना ही शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है। ये हाईली कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल कैसे है? अगर आप एक जार लोगे फॉर एग्जांपल, इसमें आपने गैस रखा, इसमें कोई गैस है और ऊपर से आप जो है पिस्टन के ज़रिए इसको प्रेशर अप्लाई करोगे, तो प्रेशर कम 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 होते 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 जो है ये गैस जो है ये लिक्विड बन सकती है, राइट। क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स को जो है वो प्रेशराइज कर रहे हो, उनकी अरेंजमेंट जो है, उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो कम कर रहे हो आप, राइट। ये एक्सपेंड करता है लिमिटलेस। ओबियसली जब इनमें आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ही नहीं, बहुत कम है, तो लिमिटलेसली ये एक्सपेंड करेंगे। ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर या जिसके में भी ये रखेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें गैस है तो ये प्रेशर इन वॉल्स पे जो है अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूर, इनकी जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल रैंडम होती है, ये स्ट्राइक करते हैं वॉल्स को, ठीक है। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि फॉर आपने एग्जाम्पल अगर हम लेंगे किसी स्प्रे का, फॉर एग्जांपल रूम फ्रेशनर है, रूम फ्रेशनर आपने स्प्रे किया एक जगह, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम में पूरे कमरे में फैल जाता है, तो वो क्या होता है? डिफ्यूजन, राइट। सो फैलने की जो है प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। गैसेस जो है वो 11 एलिमेंट्स है गैसेस के स्पेस शेप में। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। सो ये सब जो हैं ये गैसियस फॉर्म में होते हैं एलिमेंट्स, और इनमें जो आप अक्सर देखोगे ये चीज़ें जो है ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है। इसके बाद हम गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो गैस जो है, गैसेस को हम कुछ पैरामीटर्स पे जो है कैरेक्टराइज करते हैं। उसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है केल्विन में, टेम्परेचर होता है सेल्सियस में। अगर सेल्सियस से हमको केल्विन में चेंज करना हो तो हम सेल्सियस को जो है 273 ऐड कर देते हैं और केल्विन में वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है आप लीटर्स में निकाल सकते हैं, मिलीलीटर में निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल सकते हैं। प्रेशर है, प्रेशर आप पास्कल में निकाल सकते हैं, बार में निकाल सकते हैं, राइट। एटमॉस्फेरिक जो यूनिट है, जैसे कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब मरकरी, या 760 mm मरकरी, या 760 टॉर। सो यहाँ पे क्या मिला आपको कि 3 यूनिट्स है, एक है टॉर, एक है बार, एक है पास्कल, ठीक है। उसके बाद है हम मास से भी जो है ये भी एक पैरामीटर है, या मोल्स होते हैं। मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, ये इसकी फार्मूला है, ठीक है। देखिए अगर हम ग्राफ्स की बात करें, बहुत सारे लॉज है, गैस लॉज है जो कि अपने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अगर हम किसी ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वो आइसोबारिक ग्राफ बनता है। जैसे चार्ल्स लॉ में क्या होता है, हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं और ग्राफ निकालते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का, जो कि दिखाता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। लाइकवाइज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो ये आइसोथर्मिक बार हो गया। आइसोथर्मिक बार हम यूज़ करते हैं बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ अगर आप देखेंगे P और V के बीच में जो रिलेशन निकालता है। और अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो उसको आइसोकोरिक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है आइडियल गैस और रियल गैस। देखिए आइडियल गैस होता है वो जो कि गैस इक्वेशन को फॉलो करे, ओबे करे। सिंपल टर्म्स में गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, जिसमें P क्या है, प्रेशर, V है वॉल्यूम।
R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर, N होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और रियल गैसेस वो होते हैं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर हमें रियल गैस से आइडियल गैस बनानी है तो हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा और प्रेशर लो करना पड़ेगा, और अगर आइडियल गैस से रियल गैस बनानी है तो हमें लो टेम्परेचर करना पड़ेगा और प्रेशर हाई करना पड़ेगा। देखिए, आइडियल गैस जो है ये एक हाइपोथेटिकल जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम लेते हैं कि आइडियल गैस जो है एग्जिस्ट करता है। इट इज़ ए हाइपोथेटिकल कंडीशन। ठीक, इसके बाद आपने याद रखना है एक चीज़, एवोगैड्रोस नंबर। देखिए, एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो किसमें, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस में। ठीक, इसका नंबर अगर हम देखें सो इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, और ग्राम मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राम मोल उतना मैटर होता है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के। सो इनडायरेक्टली बिल्कुल यही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर समझाई। ठीक है, इसके बाद आते हैं लिक्विड्स। देखिए, लिक्विड्स में जो है ये बिल्कुल सॉलिड्स और गैसेस के बीच में होते हैं। सॉलिड्स और गैसेस के बीच में क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप नहीं होती लिक्विड्स की। ठीक है, ये लिक्विडिटी पॉजेस करते हैं, मतलब ये मूवमेंट दिखाएंगे उधर इधर। लिक्विड्स को अगर आप पानी का गिलास अगर आप नीचे फेंकोगे तो वो बिल्कुल फैल जाएगा, लेकिन इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है इनकी। कंप्रेस तो कर सकते हो आप, लेकिन उतना नहीं कर सकते जितने गैसेस को कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो बिल्कुल बीच में आती है, सॉलिड से कम है, गैसेस से ज़्यादा है। इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है कि हमें हीट जो है कितनी रिक्वायर है, किस लिए, इवापोरेट करने के लिए यूनिट मास ऑफ लिक्विड, जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, मतलब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और हमें हीट कितनी रिक्वायर पड़ी इवापोरेट करने की, 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसके बाद है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता है जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वेपर्स एटमॉस्फेयर में इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट टेम्परेचर। देखिए, होता क्या है, अगर आप देखेंगे प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं वेपर्स एटमॉस्फेयर में विद कंपैरिजन या विद इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट टेम्परेचर। देखिए, अगर आप एक जार लोगे, उसमें आपने जो है कोई लिक्विड रखा है, वाटर रखा है, आप इसको हीट अप्लाई करते हो। ठीक है, होता क्या है, ऊपर से ढका हुआ है तो ये वेपर बनाएगा, वो वेपर्स जो है यहाँ पे कूल होंगे और वापस ये इसी में गिरेंगे लिक्विड में। सो एक जगह पे एक कंडीशन आती है जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है कौन कौन सी चीज़ें, एक तो लिक्विड और ये वेपर्स। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं वेपर प्रेशर। सो तब जब है उस सिचुएशन में ये वेपर्स जो है ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन होता है सिंपली जब हम लिक्विड को जो है वेपर में कन्वर्ट करें। ठीक, जब लिक्विड सरफेस छोड़ के वेपर्स में कन्वर्ट हो और निकल जाए तो उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। और इवापोरेशन उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चले, उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में हो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जब जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाए वेपर प्रेशर, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल
आप अगर पानी को जो है उबालने के लिए रखते हो तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब उसमें से वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो ऐसा लगता है कि लिक्विड जो है वो कम कम होने लगता है, ठीक है, मतलब वो जो है वो स्पेस छोड़ने लगता है। सो उस चीज़ को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर हो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम में। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आपने पानी रेफ्रिजरेटर में रखा, सो एक कंडीशन आएगी उसमें जब वो आइस बन जाएगी, लेकिन आइस बनने की कंडीशन में सिंपली क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम में होता है, राइट। उसके बाद आता है और एक टर्म, वो है सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन जो है ये हम मेजर करते हैं स्टैलेग्मोमीटर से, ठीक है। ये क्या होता है, फोर्स जो कि एक्सर्ट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, अलोंग 1 मीटर लेंथ ऑफ सरफेस। इनवर्ड फोर्स भी इसको बोलते हैं। सो ये टेम्परेचर के इन्वर्स होता है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना सरफेस टेंशन कम होगा। आपने देखा होगा अगर आप लिक्विड की जो है हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लोगे और उसको ऐसे फेंकोगे छींटों की तरह, तो वो स्फेरिकल होता है। उसके पीछे भी रीज़न होता है सरफेस टेंशन। इंसेक्ट्स वॉक करते हैं वाटर पे, वो भी यही रीज़न है। या कैपिलरी एक्शन या क्लीनेजिंग एक्शन होता है सोप्स का, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सो आपने इसमें 2 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले कि ये टेम्परेचर के इन्वर्स होता है। दूसरी चीज़, ये स्टैलेग्मोमीटर से जो है मेजर किया जाता है, और ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है या इनवर्ड फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है प्रॉपर्टी फ्लूइड्स की जो कि डिटरमाइन करती है उनकी रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब फ्लो करने की रुकावट, ठीक है, फ्लो करने में कितनी कमी है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। उसको हम विस्कोमीटर में जो है मीटर से जो है मेजर करते हैं। इसका अपोजिट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब सिंपली लिक्विड कितना फ्लो करता है, रिवर्स ऑफ एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अपोजिट है ये। अच्छा, विस्कोसिटी का यूनिट कौन सा है, पॉइज, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ जो है प्रोसेसेस याद रखने हैं। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। अगर लिक्विड को सॉलिड में करें तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि सॉलिड बन रहा है। अगर लिक्विड को गैस में करें तो वेपराइजेशन, सिंपली जो मैंने अभी आपको समझाया ऊपर। और अगर गैस को लिक्विड में करें मतलब गैस को प्रेशर की वजह से जो है हम कंडेंस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और चाहे सॉलिड को गैस में करे डायरेक्टली या गैस को लिक्विड में करे डायरेक्ट, सॉलिड में करे डायरेक्टली, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। आपने नेप्थलीन बॉल्स देखी होंगी, हम कपड़ों में नेप्थलीन बॉल्स रखते हैं, सो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं, मतलब वो फॉलो करते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस, ठीक है। सो ये था बेसिक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। इसके बारे में जो है JKSSB क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बेसिक से ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।